हमने शुरू किया था क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसका आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम बात करेंगे पेज नंबर 3 to 6 पे आने वाले कुछ चीजों के बारे में। स्टूडेंट, इस चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है शिवम झा क्लास 11 एंड 12। सिंपली आप ये सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो, जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा आज के लेक्चर का वो है मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। हम जिस मेथड का इस्तेमाल करेंगे उस मेथड का नाम है पैरालेक्स मेथड। मैं समझाता हूं तुम्हें, इस मेथड को समझना बहुत जरूरी है। इमेजिन करो कि तुम्हें एक डिस्टेंस पे कोई सामान रखा हुआ है और उसको मेजर करना है, और तुम क्या करते हो, अपने हाथ के उंगलियों को ऐसे रखते हो। तुमने अपने हाथ की उंगलियों को ऐसे रखा, मैं चश्मा निकाल देता हूं, तुम्हें समझाता हूं। और एक आंख बंद करके तुमने देखा, ठीक है, एक आंख बंद करके देखा। अब जैसे तुम एक आंख बंद करके देखोगे तुम्हें थोड़ा सा ऐसा कुछ तो दिख रहा है। ओके, ऑब्जेक्ट तुम्हें दिख रहा है, मान लो कोई भी एक चीज है, जैसे मैं कैमरे को देख रहा हूं एक आंख बंद करके तो मुझे दिख रहा है। अब मैं उसके बाद क्या करता हूं, मैं मेरा दूसरा आंख बंद करता हूं, पहले वाला को खोल लेता हूं। जैसे मैंने ये ऐसे करके देखा था तो अब मैं ऐसे करके देखता हूं। इमीडिएटली मैं एक चीज नोटिस करूंगा कि जो मेरा ये उंगली था और ये उंगली था उसमें एक शिफ्ट नजर आएगा। इसी शिफ्ट को हम पैरालेक्स कहते हैं। ये होता क्यों है? क्योंकि हमारे दोनों आंख के बीच में एक डिस्टेंस है। चलो इसको डेरिवेशन से समझते हैं कि कैसे इस पे से क्वेश्चंस आते हैं और हमें क्या एग्जाम में लिखना है। पैरालेक्स मेथड, जरा ध्यान से सुनना क्या लिखा है यहां पे। apparent change in the position of the object due to change in the position of the observer is called as parallax। ये डेफिनेशन तुम्हें याद करना है, बहुत सिंपल है। मान लो मैं ऐसे देख रहा था, एक आंख बंद करके फिर दूसरा आंख बंद करके देखा तो एक शिफ्ट आया। ये शिफ्ट क्यों आया? क्योंकि जो ऑब्जर्वर था मेरे आंख के बीच में एक डिस्टेंस था। ये वाला डायग्राम अगर तुम्हें एक बार समझ में आ गया तो आगे की चीजें भी समझ में आएंगी। देखिए, चले ये डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। मैं तुम लोग को दो चीजों के बारे में बताया था, सप्लीमेंट्री एंगल बोल करके, याद करो। एक मैंने बोला था रेडियन। रेडियन कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे? मान लेते हैं कि एक सर्कल है, मैं जो बताया था वो बता रहा हूं, और यहां से यहां तक एक रेडियस है आर, और लेट से कि यहां तक एक ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये मुझे निकालना था। और कैसे किया था हमने कि लेट से कि यहां पे एक एंगल बन रहा है थीटा, तो ये इसने जो एरिया कवर किया लेट से कि वो एस है, डीएस लिया था हमने वहां पे। तो हमने कैसे निकाला था? एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ, ये जरूरी है याद करना, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, याद है? इस फॉर्मूला से हमने कैलकुलेट किया था। अब बच्चों यहां पे आर्क लेंथ ये है एस और रेडियस हमारा ये है आर। तो हम कैसे निकालेंगे? यहां पे हम बोल देंगे कि थीटा जो है, आर्क लेंथ हमारा एस है और रेडियस आर है, तो ये हमारा रेडियन में इसका आंसर आ जाएगा। ये मैं तुम्हें ऑलरेडी सिखा चुका हूं बच्चों। अब इसी चीज का हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। यही वाले चीज का हमें इस्तेमाल करना है आगे के कैलकुलेशंस को करने के लिए। तो मैं मिटा रहा हूं और अब तुम्हें बताता हूं अभी हमें करना क्या है। हमें वेरी लास्ट डिस्टेंस मेजर करना है। तो लेट्स से कि ये ब्लू कलर का हमारा एक प्लैनेट है कोई, तो ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? ब्लू कलर का सबको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, चलो येलो कलर का बना देते हैं। तो ये येलो कलर का एक प्लैनेट है, हमसे बहुत दूर है, और ये मान लो कि हमारा अर्थ का सरफेस है बच्चों, ठीक है। इस अर्थ के सरफेस पे हम कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से देख लो। इस जगह पे मान लो कि एक लैब है, ऑब्जर्वेटरी है जहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, और मान लो कि इस जगह से भी एक ऑब्जर्वेटरी है, इस जगह से भी मैं ऑब्जर्वेशन अपना करूंगा। बच्चों दो जगह से मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे एक्यूरेसी चाहिए। अब मान लो कि यहां से यहां तक मैंने मेजर किया, ठीक है, ये मेरा एक रेडियस है। मान लेते हैं कि यहां से डिस्टेंस डी पे है। जब मैंने यहां से ऐसे चेक किया इस ऑब्जर्वेटरी से तो मुझे डिस्टेंस डी पे मिला, तो मैं डिस्टेंस को कैपिटल डी ले लेता हूं। बच्चों मान लो ये वाला ऑब्जर्वेटरी से ये वाला जो ऑब्जर्वेटरी है वो बी डिस्टेंस पे है, इसका जो डिस्टेंस है वो बी है, हम ऐसा मान के चलते हैं। और जब मैं इस ऑब्जर्वेटरी से इसको देखता हूं, मैं यहां पे से भी एक लाइन बना रहा हूं, तो मुझे ये दिखता है सेम। ओके, अब बच्चों ये बीच में जो एक एंगल बना रहा है, इस एंगल को मैं एंगल थीटा कह देता हूं। अभी जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं कलर पेन का बदल देता हूं, रेड कलर ले रहा हूं और तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। अगर बच्चों इस रेडियस को लेकर के, ये वाला जो रेडियस है इसको थोड़ा मोटा कर दे, ज्यादा क्लियरली दिखेगा हमें, ठीक है। ये जो रेडियस डी है, ठीक है, इसको लेकर के अगर मैं ऐसे घुमाता हूं, देखो जरा जैसे घूम रहा है, तो क्या एक आर्क मिलेगा मुझे? हाँ बिल्कुल मिलेगा भैया, आर्क मिलना चाहिए। तो मैं यहां पे एक आर्क बना सकता हूं इस तरीके से, और मैं क्या कहूंगा कि ये जो आर्क है, मतलब मैं ऐसा कहूंगा, इसका नाम एल दे देता हूं मैं, ठीक है। और मैं कहूंगा जो ये एल है वो नियरली इक्वल है बी के, मतलब ये वाला जो एल है मेरा वो इसके नियरली इक्वल होगा, मतलब लगभग बराबर होगा, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं बच्चों। एट द सेम टाइम ये वाला जो मेरा कैपिटल डी है वो बहुत ज्यादा वेरी वेरी लार्ज है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस बी।
अब अगर मैं यहां पे रेडियन का वैल्यू निकालता हूं, इस एंगल थीटा का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो मैं कहूंगा कि भाई ये थीटा जो होगा वो क्या होगा मेरे फॉर्मूला के हिसाब से आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस, यही कहूंगा मैं, आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस। बच्चों मुझे बताना जरा आर्क लेंथ क्या है मेरा। तुम कहोगे भैया आर्क लेंथ तो मुझे एल दिख रहा है, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। और रेडियस क्या दिख रहा है तुम्हें? भैया रेडियस तो आपने डी लिया था। हाँ जी बिल्कुल सही। तो आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, तो मुझे एक थीटा का वैल्यू मिल गया। मगर क्या मुझे यहां पे बच्चों ये जो मैं कर रहा था वो मैं इस थीटा के वैल्यू को निकालने के लिए कर रहा था? जरा सोच के बताना। नहीं यार, हम तो वेरी लार्ज डिस्टेंस पे जो प्लैनेट है उसको पैरालैक्स की मदद से निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो जी हाँ, बिल्कुल वही निकाल रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या था मेरा? डी था। डी का वैल्यू अगर निकालने जाएंगे तो एल डिवाइड बाई थीटा आ जाएगा। तो ये मेरा एक्चुअल वैल्यू है जो मुझे निकाल। बच्चों इस डेरिवेशन में मैंने यही सारी चीजें मेंशन की है, और नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में जो नोट्स मैं तुम्हें दूंगा तो यही सारी चीजें मेंशन करके डी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई थीटा, इस फॉर्मूला का मैं इस्तेमाल करता हूं मेजर करने के लिए वेरी लार्ज डिस्टेंस। ये मैंने क्लियरली तुम्हें बता दिया है यहाँ पे। अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पे। बच्चों अगले पॉइंट पे जाने से पहले ना, उसका जो डेरिवेशन है ये वाला, ये बताने से पहले ना, अभी जो हमने सीखा इसी बेसिक का हमें हर जगह इस्तेमाल करना है थ्रू आउट दिस लेक्चर। जब तक हम लेंथ की बात कर रहे होंगे इस बात को अपने जहन में डाल लो। अभी देखो मुझे क्या करना है, मेजर करना है डिस्टेंस ऑफ द स्टार। दो तीन चीजें इसमें करनी है मुझे डिस्टेंस से रिलेटेड, एक्चुअली चार है। एक मैं आपको टेक्स्ट बुक दिखाता हूं, ठीक है? टेक्स्ट बुक दिखाऊंगा तो ज्यादा क्लियरली आपको समझ में आएगा। ओके, टेक्स्ट बुक अब आपको दिख रहा है? ओके, तो देखो सबसे पहले जो मुझे करना है यहाँ पे पैरालैक्स मेथड से मुझे लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना है, जो मैंने तुम्हें बता दिया। बुक में थोड़े से अलग चीजें, अलग अलग नाम इस्तेमाल किया है, मैंने थोड़ा अलग लेकर के बताया आपको, लेकिन बात वही है। फिर जो आपको मेजर करना है यहाँ पे, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टू स्टार्स, स्टार्स का डिस्टेंस मेजर करना है, जो अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। और ये सब जो भी लिखा हुआ है ये भी मैं तुम्हें अच्छे शब्दों में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये जो डायग्राम मैं तुम्हें आगे दिखाने वाला हूँ वो ये वाला डायग्राम है, बट थोड़ा सा अलग दिखाऊंगा, तुम समझ जाओगे, टेंशन मत लो। और फिर हमें क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ अ प्लैनेट, मतलब सिंपली मान लो ये प्लैनेट है ना, ये प्लैनेट का मुझे डायमीटर मेजर करना। मान लो कि यहां से मर्क्यूरी का डायमीटर मुझे मेजर करना अर्थ पे बैठे बैठे, तो मैं वो कैसे करूंगा? ये तीन चीज डिस्टेंस से रिलेटेड है। और एक लास्ट जो मैं तुम्हें कहा ना, चार चीजें, एक पैरालैक्स हो गया, एक स्टार वाला हो गया, एक डायमीटर हो गया, और लास्ट है कि मैं स्मॉल डिस्टेंसेस को कैसे मेजर करता हूं। तो वो सिंपली रीडिंग वाली चीज है, मैं तुम्हें रीड करके बता दूंगा, तुम समझ जाओगे। ठीक है? तो यहां से यहां तक की चीजों को अभी देखना है अपने, और फिर ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है यहां पे? मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ स्टार, मतलब हमसे स्टार कितने डिस्टेंस पे है ये मुझे मेजर करना है। देखो, इफ द डिस्टेंस ऑफ द स्टार इज वेरी लार्ज फ्रॉम द अर्थ, अब जो स्टार है वो हमसे बहुत दूरी पे है। मैं तुम्हें समझाता हूं। लाइक लेट्स से कि एग्जांपल के लिए हम एक और पेज ऐड कर लेते हैं यहां पे, और ये एक स्टार है मुझसे बहुत ज्यादा दूरी पे, और ये मेरा अर्थ है, छोटा सा सरफेस है अर्थ का। अब इससे भी छोटा लगेगा जब बहुत दूर की स्टार की मैं बात करूंगा, तो इतना छोटा सा डिस्टेंस है मेरा। तो बच्चों मैं यहाँ पे कितना भी कोशिश करूंगा ना, तो मुझे जो मिलेगा ना वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। समझ रहे हो? मुझे जो मिलेगा एक्चुअली वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और साथ ही साथ ना थोड़ी सी और दिक्कत होती है, रिफ्रैक्शन वाली, लाइट रेस थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो समझो मेरी बात को, समझो क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे और क्या समझाया उस पूरे पॉइंट में। सन जो है बच्चों वो हमसे सबसे क्लोजेस्ट है। सन, अर्थ से अगर मैं देखने जाऊं तो सबसे नियर स्टार जो हमारा है वो है सन। उसके बाद जो दूसरा स्टार है हमसे नजदीक में, वो स्टार हमसे 4.9 लाइट ईयर्स दूरी पे है। भैया ये लाइट ईयर्स का क्या चक्कर है? एक लाइट ईयर का मतलब होता है, 1 लाइट ईयर का, ये क्या खो गया, ठीक। देखो यहाँ पे 1 लाइट ईयर का मतलब है कि लाइट की रेज एक साल में कितनी दूरी तक जाते हैं। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एक छोटी सी बात बताता हूं कि हमें पता है कि 1 सेकंड में हमारा लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो 2 सेकंड में कितना करेगा? 6 लाख। 60 सेकंड में कितना करेगा सोचो? 3 × 60 किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 60, इतना वैल्यू कवर करेगा। 3 लाख किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 60, 60 सेकंड में कवर करेगा। मतलब 1 मिनट में इसने इतना, जो इसका वैल्यू आएगा उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अभी 1 मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। ठीक है, एक दिन में ऐसे कितने घंटे होते हैं? 24। ठीक है, एक महीने में ऐसे कितने दिन होते हैं? ऐसे करते करते कि तुम 1 लाख का वैल्यू निकालोगे। ठीक है, एक दिन का वैल्यू मिल गया, उसको 365 से मल्टीप्लाई कर देना, 1 साल का वैल्यू मिल जाएगा। तो उतना ज्यादा मेरा लाइट ट्रैवल करेगा 1 साल। 1 सेकंड में इतना करता है तो तुम 1 साल को निकाल लेना वैल्यू। 1 लाइट ईयर मतलब इतना किलोमीटर मेरा लाइट ट्रैवल करेगा। मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो बच्चों।
अब अगर मैं अर्थ से फाइंड करने की कोशिश करूंगा तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया वैसा क्या होगा कि एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा मुझे, तो मैं डायरेक्टली निकाल नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक दिमाग लगाऊंगा, ठीक है, कि मुझे जो डिस्टेंस निकालना है वो मैं पैरालेक्स मेथड का ना निकाल करके डायरेक्टली जो मैंने पीछे किया, मैं थोड़ा अलग तरीके से निकालूंगा। मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता हूं, फिर मैं ये पूरा तुम्हें रीड करके समझाऊंगा और तुम्हें यूं समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं हमारे इस वाले नोट्स पे, इसको मिटा लेते हैं। और अब तुम सुनो मेरी बात, ठीक है बच्चों, ये इमेजिन करो कि मेरा सन है, ठीक है, ये मेरा सन है, इस पॉइंट पे सन है मेरा, ठीक है। अभी ये सन के आसपास में इस तरीके से एक ऑर्बिट है, एग्री करते हो कि सन के आसपास में इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं। इसको, ये घूम तो रहा नहीं है, घूम जा बेटा। चलो इसको अच्छे से घुमाते हैं, ठीक है, लेट्स से कि ये ऐसे ऐसे बना लेता हूं। हमारा सन के बगल में ऐसा एक ऑर्बिट है, ठीक है। इस ऑर्बिट में हमारा प्लैनेट अर्थ घूम रहा है, लेट्स से कि अर्थ अभी इस पोजीशन पे है। तो अर्थ मेरा घूमते 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 कभी ना कभी इस पोजीशन तक आएगा, आएगा ना। तो मैं कह देता हूं कि मेरा अर्थ घूमते घूमते इस पोजीशन तक आ गया। बच्चों यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। भैया ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर मैं यहां से यहां तक निकालूं तो क्या आ जाएगा, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ जाएगा डिस्टेंस। बच्चों मान लेते हैं कि एक स्टार है जो मुझसे इतनी दूरी पे है। अब मैं डायरेक्टली अर्थ से नहीं निकाल सकता था, लेकिन अर्थ के दो पोजीशन जब वो सन के बगल में ऑर्बिट में घूमता है, तो इस दो पोजीशन का इस्तेमाल करके मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले सकता हूं और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले सकता हूं, और मैं अब बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो चलो वही करते हैं। मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां तक का मान लेते हैं कि डिस्टेंस क्या है बच्चों, लेट्स से कि डिस्टेंस है r। फिर यहां से यहां तक इस जगह से मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि यहां पे इस डिस्टेंस का, जैसे पिछली बार हमने किया था, ठीक है, इस डिस्टेंस का इस्तेमाल करके अगर मैं ऐसे एक आर्क बनाता हूं तो मैं कहूंगा कि ये जो आर्क बनेगा वो शायद ये वाला आर्क बनेगा, और ये आर्क मैं कह देता हूं कि ये एस इसका भी सेम ही होगा। ऐसा मैं बोल देता हूं कि ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक का जो वैल्यू है वो एस है, मैं जस्ट इमेजिन कर लेता हूं, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस होगा मैं वही कहूंगा कि ये वाला जो एस वाला जो आर्क का मेरा डिस्टेंस होगा वो नियरली इक्वल होगा। नियरली कैसे लिखते हैं हम, एस इज नियरली इक्वल टू 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये मैं मान के चलता हूं, जैसे पिछली बार हमने लिया था सेम टू सेम, पीछे वाला देखो आपको समझ में आएगा। बच्चों अब मुझे ना यही वैल्यू निकालना, और यहां का जो एंगल है वो मैं थीटा ले लेता हूं, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा तुम्हें पता है, आर्क लेंथ थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस। अब मुझे बताओ क्या तुम ये वैल्यूज निकाल सकते हो। आर्क लेंथ की वैल्यू क्या है, आर्क लेंथ भैया एस लिया था, रेडियस का वैल्यू भैया आर लिया था, और ये है थीटा। अभी अभी मैंने तुम्हें बोला कि ये जो एस है वो नियरली 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर आएगा। तो अगर मुझे ये रेडियस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए ना मुझे, आर जो है वही तो मुझे चाहिए, ये वाला आर चाहिए ना। तो मैं आर का अगर वैल्यू निकालने जाता हूं तो आर उस तरफ चला जाएगा, तो एस डिवाइड बाई थीटा आ जाएगा। तो एस की जगह मैं 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डाल सकता हूं, यहाँ पे आ जाएगा थीटा। तो आर की मुझे एक वैल्यू मिल गई 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन थीटा। देखते हैं कि हमारा पीछे जो हमने किया क्या हमारा आंसर में वही है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइड बाई थीटा। यही जो तुम्हें अपने नोट्स में लिखना है ये मैंने तुम्हें अच्छा से एक्सप्लेन किया है पीछे, क्योंकि देखो मैंने ना रिकॉर्डिंग करके देखा, ऐसे मतलब रीड कर करके कचरा लग रहा था भाई ये वो मैं। अच्छा खैर ये नोट्स जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, तो वहां ज्वाइन कर लो, और बाकी कोई भी अपडेट रहता है तो वहीं पे देता हूं मैं। और साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स के लिए एक सीरीज भी स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूं, तो वहां पे आ जाओ। वहां पे जब 1000 बच्चे हो जाएंगे तब ये सब चीजें करेंगे। चलो अब जो अगला वाला जो हमारा पॉइंट है ये भी हो गया, ये डेरिवेशन तुम्हें याद करना है, ठीक है। अगला वाला जो हमारा पॉइंट है वो है फॉर्मूला मेजर करने के लिए डायमीटर ऑफ द प्लैनेट। अगर मुझे एक प्लैनेट का डायमीटर मेजर करना है तो मैं वो कैसे करूंगा। देखो तुम्हारे बुक में ना इसको अल्फा लिया है, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, ठीक है। तुम्हारे बुक में अगर तुम इसको देखोगे तो ये डिस्टेंस को अल्फा लिया है, मैंने इसको फाई ले लिया है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी तुम्हें समझाता हूं मैं, ये वाला भी अब एक्सप्लेन करता हूं कि ये वाला हम कैसे करेंगे। सेम लॉजिक जो पीछे लॉजिक हमने सीखा ना, वही लॉजिक का बार 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 इस्तेमाल करना और हमको आंसर मिलता जाएगा। अरे बेटा पेपर कैसे ऐड करते हैं, अब देखो बेटा ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कि एक प्लेनेट है, अभी अब की बार ना मैं थोड़ा बड़ा ले रहा हूं क्योंकि मुझे डायमीटर मेजर करना है ना। और इस प्लेनेट का जो यहां से यहां तक का जो डायमीटर है या फिर जो डिस्टेंस है वो है मान लेते हैं, ठीक है। ये मेरा अर्थ का सरफेस है। अब क्योंकि मुझे एक प्लेनेट है उसका मैं डिस्टेंस पैरेलक्स मेथड से निकाल सकता हूं, तो मुझे 2 लाइन मारने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली बोल दूंगा कि भाई मैं एक लाइन मार लूंगा, जैसे तुम्हें यहां पे डायग्राम में दिख रहा होगा।
कि मैं एक ही मतलब दो लाइन कह रहा था, मैं दो ऑब्जर्वेटरी की जरूरत नहीं, क्योंकि पैरेलैक्स मेथड से ऑलरेडी मैंने डिस्टेंस ले लिया है, तो मैं यहां से एक ऑब्जर्वेटरी पे आ जाऊंगा, ठीक है। दो ऑब्जर्वेटरी की अब जरूरत नहीं है, मुझे क्या डायमीटर चाहिए। अब यहां से ना बच्चों मैं एक लाइन मारूंगा, ठीक है। लाइन मारना शब्द बहुत गंदा सा सुनाई देता है ना, और यहां से इस पोजीशन पे मैं करूंगा, क्योंकि तो मुझे डायमीटर ही मेजर करना है। लेट्स से कि मैं इस एंगल को अल्फा या फिर फाई जो भी लेना है ले लेता हूं, तो मैंने फाई ले लिया। फाई को कैसे लिखते हैं, फाई को लिखते हैं इस तरीके से, तो मैंने फाई ले लिया, और अच्छे से क्लियरली लिख देता हूं कि तुम्हें समझ आए। वैसे तो वहां पे लिखा है फाई लिखा है। बच्चों अब मान लो कि अब की बार मैं क्या करता हूं, इसको रेडियस कंसिडर करता हूं मेरा, ठीक है। इस वाले को मैं रेडियस कंसिडर करता हूं ऐसे, और राइमीटर या फिर रेडियस जो भी बोलो, और यहां पे एक इमेजिनरी लाइन ऐसे बनाने की कोशिश करता हूं। क्या मैं कर सकता हूं, समझाओ, सोच के देखो, क्या मैं कर सकता हूं? हाँ जी जनाब, बिल्कुल कर सकता हूं मैं। तो यहां से जो एक पॉइंट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, एक आर्क बनेगा। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने इधर क्या लिया, डी ही लिया है। तो लेट से कि यहां से यहां तक का जो मेरा डिस्टेंस है वो डी है, ये रेड वाला, ठीक है, जिसको मैंने अपना रेडियस डायमीटर जो भी तुम्हें कंसिडर करना कर लो। अब सेम फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ ये फाई का निकालने के लिए। फाई का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? फाई इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस। सेम ही चीज है, बार बार मुझे इस्तेमाल करना है। तो मुझे बताओ आर्क लेंथ क्या है भैया मेरा, इस आर्क लेंथ को भी मैं मान लेता हूँ डी के नियरली इक्वल। तो मैं लिख दूंगा यहीं पे कि जो मेरा आर्क लेंथ होगा, लेट से कि यहाँ पे आर्क लेंथ क्या लिया वही ले लेते हैं, डी ही रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आर्क लेंथ भी मेरा डी ही है, तो मैं डी रख देता हूँ, और रेडियस है मेरा कैपिटल डी, और ये मेरा फाई है। तो मुझे क्या निकालना था भाई साहब, ये मुझे स्मॉल डी का वैल्यू चाहिए था। तो स्मॉल डी क्या निकल जाएगा मेरा, फाइव इंटू डी। कैसे हो गया ये वाला इधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया, तो मुझे फाइव डी का वैल्यू मिल गया। और मैं इसको अब ब्रैकेट में डाल देता हूं कि तुम्हें समझ में आए। तो ये मेरा डायमीटर का वैल्यू मिल गया। चलो एक बार चेक करते हैं कि क्या मेरा डायमीटर का फाइव डी ही वैल्यू मिला था। हाँ जी बिल्कुल यही वैल्यू मिला था, तो क्लियर हो गया। तो ये सब कुछ डेरिवेशंस थे जो तुम्हें याद रखना है, कहां पे किस चीज को क्यों लिया है। मैंने हर एक चीज तुम्हें समझाया और डिटेल में लिख लिख के बताया। अब जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये वाला हमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ना काफी सारा कन्वर्जन है जो मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। तो ये कन्वर्जन्स भी मैं तुम्हें बताऊंगा, और ये तुम्हें याद भी करना है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, फट से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए, तो मैं तुम्हें ये रीड करके बता दूंगा, क्योंकि लिख लिख के जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इजी लर्निंग वाला जो हमारा एक चैनल है, वो आप हमारे इस चैनल के जो अबाउट में जाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा, मतलब थोड़ा स्लाइड करोगे कम्युनिटी वगैरह में, तो वहां पे मिल जाएगा, या फिर सिंपली तुम इजी लर्निंग शुभम जास करके सर्च कर सकते हो। वहां पे ये सारे हम लाइव सॉल्व करेंगे, लाइव आएंगे, और लाइव में एक दूसरे से बात करके सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। और काफी सारे ऐसे न्यूमेरिकल भी लेंगे जो आईआईटी जेई में पूछा गया है इसी फॉर्मूला पे बेस्ट, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ। फिजिक्स के लिए तुम एच सी वर्मा का किताब ले लो, ज्यादा अच्छा है। तो ये हम न्यूमेरिकल थोड़ी देर बाद देख लेंगे। अभी सबसे पहले बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, क्योंकि उसके बाद मेजरमेंट ऑफ मास वाला टॉपिक भी रह जाएगा हमारा, ठीक है, और मेजरमेंट ऑफ टाइम भी रह जाएगा, और इसके बाद हम डायमेंशनल एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखो क्या बोला गया है मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस में, जरा अच्छे से समझना। कह रहा है कि व्हेन वी इंटेंड टू मेजर द साइज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अगर मान लो कि हमें इच्छा हो रही है कि एटम्स या मॉलिक्यूल के साइज हमें मेजर करने हैं, द कन्वेंशनल apparatus लाइक वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं, स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। जैसे मान लो कि ये पेन है, लेट्स से कि ये वाला जो पेन है इसका मुझे ये टिप को मेजर करना है, या फिर एक नेल को मेजर करना है, तो हम वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या फिर मान लो एक नट है हमारे पास, ठीक है, एक नट है, उसका मुझे डायमीटर या रेडियस मेजर करना है, तो मैं लैब में बताया जाएगा फिजिक्स के, ठीक है। तो मैं इसका इस्तेमाल तो नहीं कर सकता हूं, या फिर स्क्रू गॉज का इस्तेमाल नहीं कर सकता, विल नॉट बी यूजफुल। देयरफॉर वी यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू मेजर दिस साइज ऑफ एटम्स। तो मैं क्या करता हूँ, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करता हूँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फिर टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिससे मैं बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर कर सकता हूँ। ये क्लियर हो गया, एकदम क्लियर है। चलो तो अभी ना ये कन्वर्जेंस देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक था, इसको याद रखना कि बहुत छोटे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह यूज करता हूँ, और स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर नाम की चीजें जिसको तुम्हें फिजिक्स के लैब में बताएंगे। चलो अभी देखो, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें पीछे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताया था। अब इसका मतलब क्या होता है समझो। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब हम कहते हैं कि 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, जिसका मतलब होता है ए यू का मतलब क्या है यहाँ पे 1 AU की अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस। क्या बोला मैंने, अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस, मतलब कि यहां पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा सन है, तो यहां से यहां तक का एक मीन डिस्टेंस कितना है, समझ सकते हो।
ये डिस्टेंस कितना है, इसको हम 1 AU कहते हैं। तो यहां से यहां तक 2 AU जो कि हमने लिया था। ओके चलो, तो ये वाला क्लियर हो गया। 1 AU मतलब क्या होता है, अब इसकी वैल्यू कितनी है मीटर्स में, इतनी इसकी वैल्यू है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो एक लाइट ईयर मतलब कितना होता है, ठीक है। एक्चुअली ये जो वैल्यू है इसको तुम रीड कर सकते हो 15 करोड़ किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ऐसा भी तुम रीड कर सकते हो। एक लाइट ईयर का मतलब होता है 9.46 इंटू 10⁻5 मीटर। कितना, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूं, जरा सुन लो बच्चों। अगर मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल करता हूं अभी, ठीक है, मान लो कि मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल डालता हूं तुम्हारे सामने, और मेरा सवाल ऐसा है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो तुम बोलोगे भैया 24 आवर्स। फिर मैं तुमसे बोलूंगा अच्छा बता एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो तुम बोलोगे भैया 60 मिनट। बहुत ईजी है। तो मैं तुमसे बोलूंगा कि बता एक मिनट में, ठीक है, कितने सेकंड होते हैं, तो तू बोल देगा भैया 60 सेकेंड्स। फिर मैं तुझसे बोलूंगा कि बता एक घंटे में कितने मिनट होता है, तो तू बोलेगा भाई 60। एक घंटे में 60 मिनट, ठीक है, एक घंटे में 60 मिनट। और मैं तुझसे सेकंड पूछूंगा तो तू 60 इंटू 60 मल्टीप्लाई कर देगा, तो मुझे फट से बता देगा 3600, इतने सेकेंड्स होते हैं। सही बात है, ये बात को याद रख लो, बस ये बात को याद रख। चल, तू तेज मैं भी तेज। अब देख मैं क्या कह रहा हूं कि एक डिग्री, ये क्या है, 1 डिग्री। एक डिग्री मतलब होता है 60 मिनट। बस मैंने एक आर्क डाल दिया, याद रखना। एक डिग्री मतलब 60 आर्क मिनट, मिनट बस आर्क डाल दे। एक घंटा समझ ले डिग्री को, ठीक है। एक डिग्री को एक घंटे की तरह समझ ले कि एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। तो एक डिग्री में कितने मिनट, 60 आर्क मिनट। अब मुझे बता, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये एक डैश मतलब मिनट, ठीक है। अब मेरी बात सुन, एक मिनट, एक डैश मतलब क्या था बालक, मिनट था। एक मिनट मतलब मैं कह रहा हूं 60 सेकेंड, मैंने बीच में आर्क डाल दिया। तो एक मिनट मतलब 60 आर्क सेकेंड, याद हो गया। जैसे मुझे अगर एक मिनट लिखना था तो मैं ऐसे लिख सकता था, वैसे एक सेकंड लिखना होगा तो मैं 2 डॉट दूंगा, ऐसे 2 डैश दूंगा। तो यहाँ पे 60 सेकेंड, 60 आर्क सेकेंड में ऐसे भी लिख सकता हूं। सिंपल है। तो मुझे बता एक डिग्री मतलब कितने मिनट। देख मैंने क्या बोला, एक डिग्री मतलब 60 आर्क मिनट। तो एक डिग्री, ठीक है, में कितने ये होंगे सेकेंड, सॉरी ये सेकेंड होगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे एक और डैश आएगा, ठीक है, एक और डैश आएगा। तो ये क्या हो गया, एक डिग्री मतलब 60 इंटू 60, जैसे यहां पे हमने किया था 60 इंटू 60, 3600 सेकेंड्स। तो वैसे एक डिग्री, अगर इसको घंटा मान रहे हैं हम, तो 3600 आर्क सेकेंड्स। अब तो अब ये न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझना, मैंने ना सिंपली कैलकुलेशन कर दिया, लॉग एंटी लॉग किसी चीज का मैंने डायरेक्टली यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया, मेरे पास एक साइंटिफिक कैलकुलेटर उसका इस्तेमाल किया। लॉग और एंटी लॉग अगर आपको आता नहीं है तो मैं बता दूं, और मैंने कैलकुलेशन को काफी हद तक अवॉइड किया, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके आंसर डाल दिया, ठीक है। तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप हर चीज करना है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या है, ए स्टार इज 5.5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। तो मान लो कि एक स्टार है, ये अर्थ से कितना है, 5.5 लाइट ईयर्स अवे। तो यहीं पे समझो कि ये जो यहां पे डिस्टेंस हमें दिया है आर, वो डिस्टेंस है स्टार का। ये आर हमें कितना दिया है, 5.5 लाइट ईयर्स। अच्छा मैंने अभी तुम लोग को थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि एक लाइट ईयर का मतलब कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। मतलब 5.5 लाइट ईयर्स का मतलब क्या होगा, 5.5 को मल्टीप्लाई करो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। सही है ना। अच्छा, फिर क्या बोला अपने को, हाउ मच पैरालेक्स आर्क सेकेंड, हमें जो आंसर निकालना है वो आर्क सेकेंड में निकाल। अब तुमको पता है आर्क सेकेंड कैसे करता है। विल इट सबटेंडेड विल इट बी सबटेंडेड व्हेन व्यूड फ्रॉम द टू अपोजिट पॉइंट्स अलोंग द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। मतलब वही बोल रहा है कि ये दो अलग पॉइंट है ऑर्बिट ऑफ द अर्थ का, जैसा कि हमने किया था, और यहाँ पे बीच में सन है। तो हमें कितना ये वैल्यू कितना मिलेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। थीटा का वैल्यू पूछ रहे हैं, राइट, हाँ थीटा का वैल्यू पूछ रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये पूछ रहे हैं हमसे थीटा का वैल्यू, लेकिन देखो थीटा का वैल्यू हमसे रेडियन में नहीं पूछ रहा है, यूजुअली हमें रेडियन में निकाला अब तक हमें, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि थीटा का वैल्यू हमसे पूछा है आर्क सेकेंड में। अभी देखो एस का फॉर्मूला हमें याद है, एस इज इक्वल टू 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यहाँ पे जो ये एस है, ये वाला जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, लेट्स उसी को हम आर्क कंसिडर करते, याद है पीछे बताया था डेरिवेशन में, और उसको हम लोग 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मान के चलते हैं।
अभी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ये भी पीछे बताया हुआ है, तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे मैंने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया, सिंपली मैं आ गया। तो मुझे पता है थीटा का वैल्यू क्या आता है, एस अपॉन आर। यहाँ पे एस का वैल्यू ये है 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये वाला उठा करके यहाँ पे डाल दिया। एस का वैल्यू 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, फॉर्मूला भी वही है 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइड बाय रेडियस, या फिर तुम डिस्टेंस बोल सकते हो। तो डिस्टेंस क्या था हमारा 5.5 मल्टीप्लाई बाय 9.46 इंटू 10⁻15, ये हमारा डिस्टेंस का वैल्यू था। इसको उठा करके यहाँ पे आर के जगह पे डाल दिया। अभी बच्चों इसको मैंने अभी एज इट इज रखा है, नीचे वाले वैल्यूज को एज इट इज रखा है, बस ये 10⁻15 और 10⁻11 जो है ना, इसको सब्सटीट्यूट किया मैंने। मतलब मान लो ना कि यहाँ पे 10 के आगे, 1 के आगे कितना है, 11 जीरो है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, और नीचे डिवाइड में कितना है, 15 जीरो है। तो जीरो जीरो कुछ कुछ तो कट ही होंगे, तो बचेगा कितना, बच्चा यहाँ पे बचेगा 10⁻4। अब इसको अगर मैं ऊपर लूंगा तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो बस मैंने इसको और इसको कैलकुलेट किया और फिर जो भी वैल्यू आया उसको ऊपर ले लिया, ठीक है। पॉजिटिव था तो निगेटिव हो गया 10⁻⁻4। बच्चों अभी अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आएगा 2.992, और अगर मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं तो आएगा 5.203, और बाकी ये 10⁻⁻4 एज इट इज रखा है मैंने। सारा आंसर मेरा रेडियन में ही है। चलो अब हमें क्या चाहिए, हमें जो आंसर चाहिए वो वैल्यूज हमें आर्क सेकेंड में चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियन को हम पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका पता है, 180 डिवाइड बाय पाई करते हैं हम, लेक्चर नंबर 1 में सिखाया। और फिर हमें डिग्री का आर्क सेकेंड में कन्वर्शन करने आता है, अभी ऊपर सिखाया था तुमको, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू ये वैल्यू जो है उसको ही मैंने यहां तक लिखा है, और मैंने 180 डिवाइड बाय पाई से मल्टीप्लाई किया, जिससे ये जो मेरा पूरा रेडियन वाला वैल्यू था, ये मेरा पूरा रेडियन वाला वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसका जो भी आंसर आएगा, मुझे पता है कि 1 डिग्री का मतलब कितना आर्क सेकेंड होता है, 3600 आर्क सेकेंड, ये मुझे ऑलरेडी पता है, मैंने अभी पीछे तुम्हें बताया था, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा वैल्यू एज इट इज नीचे का रखा है, ये जो पूरा वैल्यू है ना, इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है मैंने, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3600 आर्क सेकेंड्स, डबल डैश मतलब कितना है, आर्क सेकेंड। ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद देखो क्या करना है तुम्हें, इसको इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इसको कर लेना, और इसका वैल्यू 3.142 डाल देना, मतलब पाई का वैल्यू डाल देना। तुम्हारा जो आंसर आएगा 1.187 या 1.186 आएगा आर्क सेकेंड। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1.187 डबल डैश, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। बच्चों यहाँ पे ये सॉल्व ना करके देने का कारण है क्योंकि ये जो वीडियो है और ज्यादा लंबा हो जाएगा, जो मुझे नहीं रखना है, ठीक है। और 11th 12th में आपको यार फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, वीडियोस बड़े बड़े आएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़े बड़े हैं, ठीक है। और अभी ये तो बहुत ही बेसिक बेसिक सी चीजें चल रही है, अभी इससे भी ज्यादा अच्छी चीजें और मजेदार चीजें आनी बाकी है, ठीक है। तो थोड़ा सा धीरज बनाए रखो। अभी हमें जो अगला करना है वो है मेजरमेंट ऑफ मास और मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो ये मैं तुम्हें डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में जो जो लिखा है वो एक्सप्लेन करने वाला। सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ मास को समझते हैं। बच्चों अगर तुम अपना टेक्स्ट बुक खोलोगे, ठीक है, और अगर तुम ये मेजरमेंट ऑफ मास वाले टॉपिक को थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। चलो मैं तुम्हें एक एक लाइन पढ़ के बताता हूं, जिससे तुम्हें थोड़ी क्लियरिटी आए इस चीज के बारे में। क्या लिखा है, सिंस 1889 a kilogram was a mass of shiny piece of platinum iridium alloy kept in special glass case at International Bureau of Weights and Measures। मतलब 1889 से 1 kg को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, उसके लिए एक चीज था, जिस चीज का नाम यहां पे लिखा हुआ है, उसको एक स्पेशल से डब्बे में रखा गया था एक जगह पे, जगह का नाम यहां पे लिखा हुआ है, जिसको हम कंसीडर करते थे 1 kg, स्टैंडर्ड 1 kg। ये क्लियर है। अब उसके बाद देखो, दिस डेफिनेशन ऑफ मास हैज बीन मॉडिफाइड ऑन 20th May 2019, the reason being that the carefully kept platinum iridium piece is been to pick up microparticles of dirt and it is also affected by the atmosphere causing its mass to change। इसका मतलब कहा जा रहा है कि जो भी वो चीज जिसको रखा गया था वहां पे 2019 के 20 मई में उसके डेफिनेशन को चेंज किया गया 1 kg के। क्यों? क्योंकि वो जो चीज वहां पे रखा गया था वो आसपास से गंदगी, डर्ट को उठा रहा है, और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर की चीजों के साथ रिएक्ट करके उसके मास में एक्चुअली चेंजेस आ रहा है। मास मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ मैटर।
मतलब उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर है उसमें कुछ तो बदलाव आ रहा है, जिसके लिए उसको अब एक्यूरेट नहीं माना जा सकता है। अब यहाँ पे देखा, ध्यान से देखना अगला क्या लिखा है। द न्यू मेजर ऑफ किलोग्राम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। We know that the electric current can be used to make an electromagnet. An electromagnet attracts magnetic materials and is thus used in the research and in industrial applications such as cranes to lift heavy pieces of iron and steel. देखो, कहा जा रहा है कि अब जिस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है मास के मेजरमेंट के लिए वो बेस्ट है इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। 10th स्टैंडर्ड में तुमने इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा होगा, जिसमें तुमने पढ़ा होगा कि अगर एक इलेक्ट्रिक मान लो कि ये एक चीज है, एक कंडक्टर है, इसके अंदर से अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो इट कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो इसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है और बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने ऑलरेडी बताया और तुम्हें भी पता होगा। देखो, थर्स द किलोग्राम मास कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, the amount of current which has to be passed through an electromagnet so it can pull down one side of an extremely sensitive balance to balance the other side which holds one standard kg mass। मतलब कह रहा है कि मान लो कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें से मुझे कितना करंट पास करना पड़ेगा कि एक बड़ा ही सेंसिटिव सा मास है, मान लो, जो मास क्या करता है, मेजर करता है, बैलेंस करता है। यहां पे ना 1 केजी रखा हुआ है और उसको वो मास करेगा, इसके लिए मुझे कितना करंट पास करना पड़ेगा, वो मेजरमेंट है 1 केजी के मास का। मास मतलब द अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड द बॉडी। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन जब हम डील कर रहे होते हैं मास ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, वहां पे केजी इनकन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि केजी एक बड़ा चीज है और मास और एटम्स और मास एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, आयंस का बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इट विल बी इजी टू कंपेयर मास ऑफ एन एटम इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ सम स्टैंडर्ड एटम। किसी एक एटम को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं और उससे कंपेयर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए इंटरनेशनली डिसाइड किया गया कि कार्बन 12 का इस्तेमाल किया जाएगा और 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन अनएक्साइटेड एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, AMU, और 1 AMU का वैल्यू यहां पे लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ केजी विथ एन अनसर्टेनिटी ऑफ 10 इन द लास्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। देखो, कुल मिला के यहां पे बोलने की कोशिश क्या की जा रही है वो समझते हैं। अभी एटॉमिक मास यूनिट मतलब क्या होता है भैया, ये वाला जरा एक्सप्लेन कर देना। तो भैया तुमको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। एटॉमिक मास यूनिट, बाकी तुम्हें वो केजी वाला तो समझ में आ ही गया होगा, तो एटॉमिक मास यूनिट वाला झंझट क्या है वो समझते हैं। बच्चों, इमेजिन करो कि तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर गए हो और तुम लोगों को मैंने एक पिज्जा खाने के लिए दिया। ठीक है, इस पिज्जा में तुम लोग, अब 12 दोस्त हो और 12 लोगों को इक्वली डिवाइड करना है, तो कैसे करोगे तुम? ये 4 टुकड़े, ठीक है, अब जरा गिनना कितने टुकड़े हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो एक और मार देते हैं। ठीक है, अब गिनो कितना हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और मान लो कि यहां से मैंने एक और मार दिया, 12 हो जाएंगे, ये ज्यादा हो जाएंगे, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए। अब क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे जो एक एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैं कहूंगा कि ये जो पिज्जा था, ठीक है, पूरा पिज्जा था 12 केजी का। ठीक है, लेट्स से कि पूरा पिज्जा जो था वो 12 केजी का था, उसके तुमने 12 पीसेस कर दिए। ठीक है, तो अगर मुझे अब एक पिज्जा का, एक पीस का अगर वेट चाहिए, ठीक है, तो एक पीस का वेट कितना होगा तुम मुझे बताओ। एक पीस का वेट कितना होगा? तुम आसानी से बोल दोगे भैया 1 केजी का होगा, पूरा पिज्जा अगर 12 केजी का था तो उसी तरीके से बेटा 1 एटॉमिक मास यूनिट मतलब क्या होता समझना। कार्बन 12 जो है उसका एटॉमिक मास 12 होता है। अच्छा भैया, ये कार्बन 12 ही क्यों लिया? इसका रीजन जो है ना तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इस जगह पे दिया हुआ है कि कार्बन 12 ही क्यों लिया। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है कि पहले ना हाइड्रोजन को कंसिडर किया जाता था और ऑक्सीजन को लिया जाता था एटॉमिक मास के रेफरेंस के लिए, लेकिन ये ना अनस्टेबल और इनके बहुत सारे आइसोटोप्स भी है और ये अनस्टेबल भी है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, इसलिए कार्बन को लिया। और कार्बन ना एबेडेंटली अवेलेबल है, मतलब बहुत ज्यादा है, और कार्बन का जो कार्बन 12 वाला आइसोटोप है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है और वो थोड़ा स्टेबल है। दैट्स द रीजन कि कार्बन 12 को लिया। अब मान लो कि कार्बन 12 का अगर मैं 12 हिस्सा करता हूं तो एक हिस्सा कितने का होगा? अगर ये मान लो कि ये 12 एटॉमिक मास यूनिट का है,
ठीक है, तो अगर मैं 12 हिस्सा करूंगा तो हर एक कितना हो जाएगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आया? तो 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो अगर मान लो कि अगर ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करूंगा तो कितने लगेंगे मुझे, ऐसे 8 टुकड़े लगेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा कि 8 उसका मास। ठीक है, इसको डिटेल में समझने, अगर तुम्हें समझना तो तुम सिंपली समझ सकते हो कि व्हाट इज एएमयू, यूट्यूब पे सर्च करो, बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, या फिर तुम मुझे भी कमेंट में बता सकते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा। खैर इन सारी चीजों को एग्जाम में इतना ज्यादातर पूछते नहीं है, तो ज्यादा लोड मत लो, बट आई रियली होप कि तुम्हें एएमयू का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मास को कैसे मेजर करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अभी हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में। देखो क्या क्या चीजें लिखी हुई उसमें, कुछ ज्यादा खास नहीं है। सीजियम एटॉमिक मतलब एटॉमिक क्लॉक के बारे में हमें बेसिकली समझना है। यहां से कह रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। टाइम का जो एसआई यूनिट है वो सेकेंड होता है। फॉर मेनी ईयर्स, ये बहुत सालों तक माना गया था। ड्यूरेशन ऑफ वन मीन सोलर डे वॉज कंसिडर्ड एज अ रेफरेंस। इसका मतलब क्या है कि देखा गया कि टाइम को मेजर करने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो पाया गया कि एक चीज बार बार होता है। क्या होता है? सूरज उगता है, ढलता है, उगता है, ढलता है। तो इससे टाइम को मेजर करना स्टार्ट कर दिया था पहले के टाइम में। ठीक है, अ मीन सोलर डे इज एवरेज टाइम इंटरवल ऑफ वन नून टू एग्जैक्ट नेक्स्ट नून, मतलब एक दोपहर से दूसरे तक, नून मतलब 12 बजे से लेकर के दूसरे 12 बजे तक का ये एग्जैक्ट टाइम होता है। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अ डे इज टेकन एज 24 आवर्स। 1000 साल पहले इजिप्टियंस ने, आई थिंक सो, हाँ 24 इजिप्टियन थे या नहीं थे, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन 24 आवर्स को ले लिया गया। 1 आवर ऑफ 60 मिनट, एक घंटा जो होता है उसमें 60 मिनट होता है। एक दिन में 24 घंटे होता है, ठीक है, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। और फिर कहा गया कि हर एक मिनट में 60 सेकंड होगा। अब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, बस इसलिए लिया गया था कि स्टार्टिंग में, बहुत पहले की बात करूं मैं, कि इसके पीछे का रीजन ये था कि ये नंबर आसानी से डिवाइड हो जाते थे। ठीक है, लेकिन तज अ मीन सोलर डे इज ऑफ 24 आवर्स। एक मीन सोलर डे 24 आवर्स का होता है। 24 आवर्स में कितने होंगे, यहां पे क्या लिखा था देखो यहाँ पे, अरे यार आजा आजा नीचे आजा। 1 आवर ऑफ 60 मिनट, ये 24 घंटा है। ठीक है, हर एक घंटे में 60 मिनट, हर एक मिनट में 60 सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा, इतना सेकंड आ जाएगा, 86400, राइट, इतना सेकंड आ जाएगा। तो अब अगर मुझे एक सेकंड की वैल्यू चाहिए होगी तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं कि एक सेकंड का वैल्यू कितना होगा। अकॉर्डिंगली अ सेकंड वाज डिफाइंड बाय, एक को मैं डिवाइड कर दूंगा इतने वैल्यू से, तो मुझे एक सेकंड की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। अब लेकिन बाद में ऑब्जर्व किया गया, बाद में ये पाया गया कि भाई ये जो लेंथ ऑफ द सोलर डे है वो थोड़ा थोड़ा वैरी कर सकता है, क्योंकि अर्थ का जो मूवमेंट है उस पर डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं कि आज से 300-400 साल बाद शायद ये अर्थ घूमना बंद कर दे, या फिर मान लो कि उसका रोटेशन स्लो हो जाए, या फिर कुछ भी और हो, तो ये एक्यूरेट नहीं है, ऐसा पाया गया। अब इसके कारण और ज्यादा स्टैंडर्ड और नॉन वेरिंग कांस्टेंट चाहिए था हमें, जिसको हम प्रिजर्व कर सके, ठीक है, जिसको हम संभाल के रख सके, ऐसा कुछ हमें चाहिए था मेजरमेंट ऑफ टाइम के लिए। तो इसीलिए सीजियम एटॉमिक क्लॉक को इस्तेमाल किया गया। ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। और सीजियम के कौन सा आइसोटोप का इस्तेमाल किया गया था, 133। वैसे तो सीजियम के और भी आइसोटोप हैं, आई थिंक 137 है, और भी आइसोटोप पॉसिबल हो सकते हैं आगे चल करके अगर डिस्कवर हो गए तो, लेकिन हमने 133 ही इस्तेमाल क्यों किया? सेम रीजन जैसे हमने कार्बन 12 यूज किया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट देता है। सिमिलरली इसका भी कारण वही है। अब यहां पे आगे क्या लिखा गया है, इन सीजियम एटॉमिक क्लॉक एक सेकंड किसको कंसिडर किया जाता है, ध्यान से देखना। अ सेकंड इज टेकन एज टाइम नीडेड फॉर, आई थिंक ये 9,192,063,00,000 6,31,770। देखो मैं गलत भी पढ़ सकता हूं, तो तुम 9,192,631,770 वाइब्रेशन ऑफ द रेडिएशन वेव, इतने वाइब्रेशन हो रहे हैं इमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपरलाइन स्टेट्स ऑफ सीजियम 133 एटम। अब देखो नॉर्मली जो एटम होते हैं ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वाइब्रेट होते रहते हैं, ठीक है। तो यहां पे इतना वाइब्रेशन जब होगा तो उसको एक सेकंड कहा गया था, बिटवीन ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपरलाइन स्टेट्स ऑफ सीजियम 133 एटम। तो इस तरीके से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं। बच्चों यहां तक जो भी चीजें थी ना वो बहुत ही बेसिक थी, और लाइक बेसिक थी, लेकिन शायद तुम्हें समझने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता होगा, क्योंकि हो सकता है क्योंकि 10th स्टैंडर्ड से 11th में जो ट्रांजिशन हुआ था ना वो वाला फेज था। बट आगे अभी जो है ये कंप्लीटली नई चीज होगी, ये थोड़ा और एक्सट्रीम ट्रांजिशन होगा। कहा गया वो,
ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रीम डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस, लेकिन काफी सारे इसके बेसिक्स है जो तुम्हें ऑलरेडी आता है, और जब मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा तो तुम्हें और मजा आएगा। और यहाँ से तुम्हारा एक्चुअल जेई नीट के लिए अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वाले टॉपिक से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं होती है। तो हम ये पढ़ेंगे और उसके आगे की चीजें बाद में पढ़ेंगे। तो आई रियली होप कि तुम्हें यहाँ तक सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना कि वो भी आकर के यहाँ से पढ़ सके। और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।